सो कल हमने आर्टिकल 74 तक पढ़ा था, राइट? We had seen in article 74. Okay. And article 74 was aid and advice to the president, right? Council of Ministers to aid and advise the president. क्या यार तुम लोग क्या भूल गए? क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ? Okay. So today we'll be starting with 75. ठीक है? तो article 75 is other provisions as related to ministers. तो सबसे पहला है कि the president appoints the prime minister. 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। ठीक है, पहले भी एक दिन बताया था शायद मैंने, दोबारा बता रहा हूँ। आर्टिकल 75, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू बी डन बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि हर किसी के जो अपॉइंटमेंट लेटर होंगे उस पे प्रेसिडेंट का ही साइन होगा, बट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट के कहने पे बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कर रहा है। मतलब ये है टेक्निकल वर्ड ऑफ सेइंग इट। प्राइम मिनिस्टर भी है, वैसे तो लोकसभा से आता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर? हम लोग लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं। हमारा जो वोट होता है उस वोट के हिसाब से पूरे इंडिया में देयर आर 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान जाता है। ठीक है ना? किधर? लोकसभा में। तो लोकसभा में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक करके जाएंगे, तो देयर विल बी टोटल 545 मेंबर। अब 545 मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है ना? तो ये 545 मिनिस्टर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसको प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। जनरली ये कौन होता है? अब देखो, ये 545 मेंबर्स में अलग अलग पार्टीज है। ठीक है, कोई बीजेपी है, ठीक है, कोई कांग्रेस है, ठीक है, कोई दूसरा कोई भी होगा, एसपी होगा, कोई 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 भी हो सकता है। नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट 545 में से अगर किसी भी सिंगल पार्टी को 282 वोट्स या उससे ज्यादा मिलते हैं तो वो अपनी खुद की सरकार बनाती है। फिर इन लोगों से वैसे नहीं पूछा जाता। ठीक है ना? तो जैसे बीजेपी का इस बार 300 समथिंग सीट्स था, तो बिकॉज ऑफ विच उनके पास पूरी बहुमत थी, उनको किसी के साथ कोल्यूजन नहीं फॉर्म करना पड़ा। नाउ आउट ऑफ दिस 282, अभी तो 282 भी नहीं, 305 सीट्स के आसपास जीते थे इस बार 2019 में। तो ये 305 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो वो लोग ने डिसाइड किया कि पीएम मोदी जी होंगे। ठीक है, हु इज गोइंग टू बी द पीएम? मोदी जी होंगे। अब इन लोगों ने जो डिसीजन दिया ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट विल से ओके, वो अपना कोई दूसरा राय नहीं दे सकते। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको इलेक्ट कर लेंगे कि ये ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए तो उनसे पूछेंगे कि बाकी आप किसको किसको मिनिस्टर बनाना चाहते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप किसको देखना चाहते हो। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी खुद की टीम बनाता है और वो टीम को जो है प्रेसिडेंट अथॉरिटी देते हैं टू एक्ट एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज। ठीक है, सो वोटिंग विल टेक प्लेस, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी विल नॉमिनेट वन पर्सन। तो आउट ऑफ 545 सीट्स किसी को भी 282 सीट से ज्यादा मिल जाते हैं तो अपनी खुद की सरकार बना सकता है। तो 2014 एंड 19 में बीजेपी जीती है। दे हैव इलेक्टेड मोदी जी एज देयर प्राइम मिनिस्टर। इट वाज कन्वेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 75 से उनको ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और उनके कहने पे बाकी सारे लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया। क्लियर है ये चीज? नाउ द मिनिस्टर्स hold the office by the pleasure of president. This ministers also include the prime minister. प्राइम मिनिस्टर भी इसी में आ गया। ठीक है ना? तो मिनिस्टर shall hold office during the pleasure of president. Now the council of ministers shall be collectively responsible to the house of people. अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है? टू द हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब ये कि अगर कभी इन लोगों ने अच्छे से फंक्शन नहीं किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अच्छे से फंक्शन नहीं किया, तो लोकसभा ये कह सकता है कि हमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोकसभा जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बहुत ही बेकार है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना? इस केस में क्या करना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि लोकसभा डिसॉल्व कर दिया जाए। तो लोकसभा हो जाएगा डिसॉल्व, प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा देंगे और उनके पीछे पीछे बाकी सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे देगा। ठीक है ना? सो
ये लोग किसको रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. इसका मतलब लोकसभा डिसाइड कर सकता है कि हमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए कि नहीं. ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगा तो लोकसभा डिसॉल्व कर दिया जाएगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा. ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है. इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स. ठीक है ना. 1978 में हुआ था, 1979 में हुआ, 1980 में हुआ, 1997 में हुआ, 1997 में दोबारा हुआ, 1998 में हुआ. इतने बार हो चुका है. ठीक है, सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड. ठीक है. द सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उनका सैलरी कौन देगा. ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट. तो हमने देखा है शपथ ग्रहण सेरेमनी में प्रेसिडेंट इन सबको ओथ दिलाते हैं. ठीक है. देन अ मिनिस्टर who for a period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiry of that period cease to be a minister. Now this is very very important. Even for prime minister it is very important. ठीक है ना. प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है. प्राइम मिनिस्टर का सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि ये जो भाई साहब है ये ईदर ऑफ द हाउस के मेंबर हो. ठीक है, ये ईदर हाउस के मेंबर बने, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के. तो लेट्स से कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूं अपने आप को. आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ एनी पार्टी. ठीक है ना, मैं जो है किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, मैं एक सिंगल बंदा हूं. ठीक है ना. अब क्या है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं जीत भी गया, आई हैव वन द इलेक्शन. नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ लोकसभा नॉर अ पार्ट ऑफ राज्यसभा. समहाउ द पीपल आर टुवर्ड्स मी. लोग चाहते हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूं, पता नहीं कैसे बट ऐसा है. ठीक है, लोग मान गए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं. ठीक है, लेकिन मैं अभी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हूं. तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं. आंसर इज यस. इवन दो आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मैं किसी का भी मेंबर नहीं हूं, मैं फिर भी बन सकता हूं. लेकिन इसका कंडीशन ये है, विद इन 6 मंथ्स. ठीक है, विद इन 6 मंथ्स मुझे दोनों में से कोई एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा. या तो लोकसभा का बनूं या तो राज्यसभा का बनूं. अगर 6 महीने के अंदर अंदर मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर मैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं बन पाया, एनीवेज से, किसी भी कारण से, तो मेरा प्राइम मिनिस्टरशिप कैंसिल हो जाएगा. आई विल नॉट रिमेन एज अ प्राइम मिनिस्टर एनी मोर. सिमिलरली दिस सेम कंडीशन अप्लाइज टू ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए सेम कंडीशन है. वो हो सकते हैं कि मिनिस्टर बन जाए और हो सकता है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर ना रहे, बट विद इन 6 मंथ्स उनको दोनों में से कोई एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं रह पाएंगे. ठीक है. सो वन ऑफ द बेसिक वो क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ही शुड बी member of either house of parliament. If at the time of election he is not a member, then within 6 months after being appointed as prime minister or council of minister, they have to get up their membership in either of the houses. Clear है. कोई डाउट. ओके, तो दोनों में से कोई एक हाउस के वो मेंबर होने चाहिए. ठीक है, ये है आर्टिकल 75 के तहत प्रोविजन फॉर मिनिस्टर्स. पहला क्या देखा, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑल द अदर मिनिस्टर्स. ठीक है, ऑल द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये था पहला पॉइंट. ठीक है, ये लोग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ऑफिस होल्ड करते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व करवा दिया हाउस को, उस दिन से इनका काम खत्म. तो इट कैन बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years टर्म. 5 साल से पहले ऐसा हो सकता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, सैलरीज जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओथ ऑफ पीएम एंड बाकी सारे मिनिस्टर्स के प्रेसिडेंट दिलाएंगे. एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months दे हैव टू बिकम मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. अदरवाइज दे शैल नॉट remain as a minister. They will cease to be a minister after that expiry of that 6 months period. ठीक है, आई होप आर्टिकल 75 इज क्लियर. आर्टिकल 75 के तहत
प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, ये मैंने पहले दिन ही आपको शायद समझाया था, ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल हमारे देश के वकील है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनके अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की क्वालिफिकेशन क्या है वो इधर नहीं लिखा है, लेकिन होती है। क्या है? ईदर ही शुड सर्व ईदर ही शुड सर्व फॉर 5 years इन हाई कोर्ट एज अ जज, पहला क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। ईदर ही शुड सर्व एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years और एल्स ये दूसरा है, बट और है, दोनों के बीच में और है। ईदर ही शुड बी अ लॉयर एट अ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, या तो 5 साल के लिए वो जज रहे किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का, या तो वो लॉयर रहे वहां पे 10 साल के लिए। इन दोनों केस में मतलब इधर और है, इन दोनों केस में वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के काबिल है। हरी बात समझ में? सो ही शुड बी क्वालिफाइड इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही इंसान को अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी लाकर यहाँ पे कोई भी जज को ये क्या कोई भी वकील को उठाकर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल नहीं बनाते। अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका कोई टर्म है? नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट्स है, जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो आ गया, जिस दिन वो निकालेंगे तो निकल जाएगा। बट जैसे मैंने कहा था, बाय कन्वेंशन इट इज फॉर 5 years। व्हाई? बिकॉज जनरली कोई भी अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का, देखो ये गवर्नमेंट का वकील है ना, दैट मीन्स द गवर्नमेंट शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिम। अब गवर्नमेंट किसकी चल रही है? बीजेपी की। सो बीजेपी अपना ये क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल लेकर आएंगे, ठीक है। दे विल गेट देयर ओन अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है ना। के वेणुगोपाल जो है, ही इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पिछले टर्म में भी थे, 2014 से 19 में भी थे। So he can continue to serve until and unless president उनको निकाले, ठीक है। He is serving by the pleasure of president. He shall receive such remuneration that the president may determine। president इनका जो है तनख्वाह वो करेंगे, डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चेंज होता रहेगा, कभी केस रहेगा तो बढ़ा देंगे, कभी केस कम नहीं रहेगा तो कम कर देंगे। ऑन द अदर हैंड ही इज गिवन द परमिशन टू हैव हिज ओन, ठीक है, मतलब ओन प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। बाकी सब में हमने देखा था ना कि दे कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उससे पहले भी, ठीक है। He shall receive such remuneration as the president he may determine. In performance of his duty, he shall have the right of audience in all the courts in the territory of India। उस दिन बताया था मैंने ये भी चीज कि वो कहीं पे भी इंडिया के पूरे टेरिटरी में कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। He can go as an audience in any court that he wants to. He can also take part in both the houses of parliament, ask questions but without the right to vote। ये भी कहा था, वो दोनों में बैठ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, बट उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये आर्टिकल 76 है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। एनी डाउट्स हियर? आर्टिकल 77 इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, कभी आएगा भी नहीं और इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसको छोड़ो। आर्टिकल 78, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। जो भी काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो सारी काम की जो एक रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी काम करे। क्योंकि एक्चुअल में रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बट टाइट्यूलर हेड कौन है? एक्चुअल में देखा जाए तो कंट्री के हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। सो वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एज अ रियल हेड, ही हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये करना है। अलॉन्ग विद दिस, चाहे कोई भी दूसरा कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई अच्छी चीज चल रही हो, कोई बुरी चीज चल रही हो देश में, इन सब का भी रिपोर्ट उनको फर्निश करना पड़ता है। अभी आर्टिकल 78 रिसेंटली यूज हुआ था। अभी कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कल या परसों, कि मोदी जी जो है अपने रैली के लिए गए थे पंजाब में, वो हाईवे ओवर के ऊपर, फ्लाई ओवर के ऊपर अटक गए थे 20 मिनट के लिए। और ऐसा उनका कहना था कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कॉम्प्रोमाइज किया गया था, है ना। तो ऑल दिस रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। कल की अगर आप न्यूज देखोगे
तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मेट प्राइम मिनिस्टर इन रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ हाउ द ब्रीच वाज हैपनिंग ओवर देयर। अब वो ब्रीच हुआ है, अब वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वहां के गवर्नर को पुल करेंगे कि तुम्हारे उसमें कैसे हो गया। फिर गवर्नर वहां के चीफ मिनिस्टर को पुल करेंगे। ठीक है, कितना पॉलिटिक्स है देख रहे हो। तो प्रेसिडेंट हैज टेकन ऑल द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78। नाउ ही इज गोइंग टू क्वेश्चन द गवर्नर ओवर देयर, क्योंकि प्रेसिडेंट के अंडर में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता। गवर्नर के अंडर में चीफ मिनिस्टर होता है। तो इस तरीके से इसकी बैंड बजेगी। अब ऐसा होगा सब, ठीक है, इन द कमिंग डेज विल सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स गो। सो आर्टिकल 78 के तहत प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर से सारा इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए कहा है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट स्टिल हियर? नो, ऑफिशियली देखा जाए, हम लोग जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, वी सी की आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक होता है, राइट। तो अभी हमने 52 से 78 देख लिया, बट अब भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें प्रेसिडेंट का रोल है जो कि 78 के बाहर है। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ व्हाई इज दिस लेजिस्लेटिव पावर ओवर हियर? अब देखो, जैसे ही प्रेसिडेंट खत्म हुआ 78 पे, 79 से लेकर 123 तक इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो 79 से 123 क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट के कौन कौन पार्ट्स होते हैं? वो आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा। ओनली मेघना हैज आंसर्ड लोकसभा एंड राज्यसभा। Okay, so many people are replying ki Lok Sabha and Rajya Sabha. You are conveniently forgetting that ki after passing of any bill in Lok Sabha, it goes to Rajya Sabha or vice versa. It has to go to the president for its signing, right? That means president भी law making के part हुए ना। अगर कोई चीज तब पास होती है जब वो लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होता है, इसका मतलब वो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के पार्ट हुए। तो प्रेसिडेंट इज देयर इन द पार्लियामेंट एज वेल। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 79 का पहला ही पार्ट है। आर्टिकल 79 जब आप पढ़ोगे ना, विल स्टडी दैट कि पार्लियामेंट के कौन कौन पार्ट है। तो पार्लियामेंट के पार्ट ये तीनों है, ऐसा आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट आर ऑल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ एज प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ही डज हैव सम काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। उनके हाथ में कुछ लेजिस्लेटिव पावर है। अब ये इसीलिए, अब लेजिस्लेचर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 79 से 123 तक। इसीलिए इसके अंडर में आपको कुछ कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स दिखाई देंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले दिन ही कहा था, हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर चीज एक साथ पढ़ लेंगे। सो आर्टिकल 70, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 इज सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब भी प्रेसिडेंट का मन करेगा, वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, समन, व्हाट डू यू मीन बाय समन? एज ए इंग्लिश वर्ड समनिंग। ठीक है, कोर्ट किसी को समन कर सकता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन कर रहा है कि आपको आना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय समन? अरे बोलो यार कुछ, याद दिलाना। अरे नहीं नहीं, टू कॉल। ठीक है, समन का मतलब होता है टू कॉल। कॉल जॉइंट सिटिंग, हाँ, तो जॉइंट सिटिंग नहीं, नॉट ओनली जॉइंट सिटिंग, समन वर्ड का मतलब होता है टू कॉल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, मतलब क्या? ऑफिशियली ऐसा होता है, ऑफिशियली ऐसा होता है कि 3 सेशन होते हैं हमारे देश में। ठीक है ना, पार्लियामेंट में एक होता है समर सेशन जो सबसे लंबा चलता है, एक होता है विंटर सेशन, और एक होता है रेनी सेशन। 3 सेशन होते हैं ऐसे, और हर सेशन के बीच में एक एक महीने का गैप होता है। अब ऑफिशियली ऐसा है कि इट इज द प्रेसिडेंट हु कॉल्स फॉर द सेशन। स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट उनको बुलाता है। अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बुलाता है करके।
ऐसा थोड़ी है प्रेसिडेंट नहीं बुला तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं जाता। इट इज जस्ट अ फॉर्मल थिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85। द सेशन इज स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंट समनिंग द सेशन, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट के कहने पे मीट करता है, ये उनका वन ऑफ द क्या बोलते हैं प्रिविलेजेस है या पावर है कि वो जब बुलाएंगे पार्लियामेंट को तब आना होगा, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसे 3 सेशंस होते हैं और वो 3 सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है, बट अगर कभी उनको स्पेशल सेशन बुलाना होगा कि अभी एक बहुत ही अचानक से कुछ हो गया है और अब मैं बुला रहा हूं तुमको आना है, तो उस केस में भी उनको आना पड़ेगा। हरी बात समझ में? सो इट इज द प्रेसिडेंट हु कॉल्स फॉर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल और समन द पार्लियामेंट टू कम इनटू द सेशन, ठीक है। नाउ आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में कि द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन वन सेशन एंड अदर शुड बी हाउ मच? The maximum interval between one session and other should be how much? ये पढ़ा होगा बचपन में भी आपने, 8th 9th में भी पढ़ा था ये चीज। तो 2 सेशन के बीच का गैप कितना हो सकता है मैक्सिमम? यार आप लोग की ना बेसिक जनरल नॉलेज बहुत ही खराब है यार। 6 मंथ्स होता है, ये बेसिक से जो 8वीं 9वीं के बच्चे को आता है, ठीक है ना। समथिंग दैट अ स्टूडेंट ऑफ 8th and 9th विल आंसर। 6 मंथ्स से ऊपर कभी भी 2 सेशन के बीच का गैप नहीं हो सकता, वो आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। अब बचपन में जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल वार्टिकल नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ कुछ रूल्स पढ़ते हो, राइट। कि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का होता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता गैप, तो इसी में लिखा है। तो द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, ठीक है। तो जरूरी भी नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस में ही बुलाएगा, इसमें बोला है कि वो टाइम डिसाइड करेगा और जहां पे भी उसको लगेगा ही थिंक्स फिट वो वहां पे बुलाएगा। कहीं बोलेगा कि आपको फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में आकर मिलना है, ठीक है, तो वहां पे जाना पड़ेगा। होता नहीं है अलग बात है, बट ऐसा क्लॉज है कि वेर एवर ही थिंक्स एंड व्हाट टाइम ही थिंक्स वहां पे बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। सो बट 6 months shall not intervene between the last sitting of one session and the date appointed for the first session of the next session, ठीक है ना। तो ये क्या बोला, इतना सारा जो अंग्रेजी यहाँ पे लिखा है इन सब का ये मतलब है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 85 के तहत लॉ है। अब देखो कैसा है ना, एफ कैट एग्जाम अभी पहले आएगा, एफ कैट एग्जाम में डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछेंगे आपको कि 6 मंथ से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में। सो देर यू हैव टू टिक मार्क द आर्टिकल, सो देर यू इधर नो और नॉट नो। बट इन सीडीएस एग्जाम्स व्हाट हैपेंस इज आप एग्जैक्टली वो आर्टिकल नंबर याद नहीं रहोगे तो भी चल जाएगा, आपको कंसेप्ट आने से मतलब है। सीडीएस में या एनडीए में या सीएपीएफ में द कंसेप्ट इज पावर, बट इन काइंड ऑफ एग्जाम लाइक ये एफकैट, यहाँ पे आपको रट्टे मारने पड़ेंगे इन आर्टिकल्स को। आप पूछेंगे कि आर्टिकल 75 किससे रिलेटेड है, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो इफ यू नो यू नो, यू डू नॉट नो यू डू नॉट नो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आज हम लोग पूरा प्रेसिडेंट खत्म करेंगे, कल और परसों का दिन जो है आप लोग के पास इसको पूरा याद करने के लिए है। वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, ठीक है ना, वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 से लेकर अभी 78 तक तो हमने खत्म कर ही लिया है। नाउ दिस आर एक्स्ट्राज जो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सबको आपको ये वीकेंड में खत्म करना है, ठीक है ना। अगर अभी ये नहीं कर पाओगे फिर अगले हफ्ते और खाओगे, तो फिर कैसे पचाओगे फिर इतना सारा एक साथ? याद नहीं हो रहा है वो दिख रहा है मेरे को क्लियरली, right? So the president shall from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he may think fit. And 6 months should not intervene between the last sitting of one session and the date appointed for the first sitting of next session. 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि पार्लियामेंट मिल रहा हो। पार्लियामेंट अगर 6 महीने के बाद मिलता है तो वो नहीं चलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होगा, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 इज प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम प्रोरॉग द हाउस और ईदर ऑफ द हाउस। प्रोरॉग का मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है ना, सेशन नहीं होगा तुम्हारा, ये सेशन कैंसिल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोरॉग, ठीक है। तो ही कैन सस्पेंड 1 डे और ही कैन ऑल्सो द कैंसिल द होल सेशन ऑफ दैट टाइम। 2-3 महीने का जो भी सेशन है पूरा प्रोरॉग कर सकता है।
तो समनिंग एंड प्रोरॉगिंग ये दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन और प्रोरॉग, ठीक है। देन ही में डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, अभी अभी मैंने कहा, बट दिस कैन बी डन, डिसॉल्विंग कैन बी डन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। पीएम के रिकमेंडेशन के बिना वो लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85, बट रिकमेंडेशन ऑफ पीएम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ ही इज नॉट रिकमेंडिंग दैट देन द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व, ऐसा है, हाथ बंधे हुए मतलब एक तरीके से। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ही मे एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ द हाउसेस असेंबल टुगेदर एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट बताता है कि भाई मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू एड्रेस द हाउस एंड फॉर दैट ही मे मेक द अटेंडेंस कंपलसरी। जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा ना कि कल वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, विजिट होने वाली है, कोई इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है, टुमारो द अटेंडेंस इज कंपलसरी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी कर दी जाती है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। हाँ, इंस्पेक्शन के टाइम, स्कूल में कोई इंस्पेक्शन वगैरह है, ठीक है, तो वैसे टाइम पे जैसे होता है, तो अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे को एड्रेस करना है तो मुझे अटेंडेंस चाहिए, कंपलसरी अटेंडेंस, ठीक है। एंड इसके जो एड्रेसेस है ये किससे रिगार्डिंग होते हैं, इट कैन बी वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग, कि भाई कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से पास करो लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर भेजो मेरे पास साइन होने के लिए, कितने दिन से पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, कुछ कर नहीं रहे हो, इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज भेज सकता है, या कोई दूसरा कोई भी मामला हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, इट कैन बी जस्ट कि अरे समोसा नहीं आया मेरा, बोला था तुमको समोसा जो है मेरा 5 रुपए चल रहा है उसको 1.5 रुपए करो, जल्दी पास करो उस बिल को, ये भी कर सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन बी दैट मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये है स्पेशल एड्रेस। नाउ दिस इज नॉट इन द लॉ बुक्स, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ स्पेशल, ठीक है। स्पेशल मतलब क्या, इन स्टार्ट ऑफ एवरी सेशन ही इज गोइंग टू एड्रेस द जनरल, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अब कोई भी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है साल का, ठीक है, ऑलवेज द ईयर बिगिंस विद द बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन जो अभी जनवरी फरवरी में बजट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द बजट सेशन। ये सबसे लंबा होता है, 5 महीने चलता है ये, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, और कई बार जून तक जाता है। फिर जुलाई में रिसेस रहता है, जुलाई में कुछ नहीं होता। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का, उसके बाद चलता है आपका रेनी सेशन, ठीक है। फिर नवंबर में रिसेस होता है, फिर दिसंबर जनवरी, इस तरीके से 3 सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। सो इसमें जो पहला सेशन है बजट सेशन, बजट सेशन से पहले प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस करता है, ठीक है। सो बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी टाइम ही गोज एंड एड्रेसेस, ठीक है। एंड ऑल्सो कभी अगर नया चुनाव हो रहा है, जैसे 2019 में हुआ, 2019 के बाद 2024 में नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो लेट्स से ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है इन द मंथ ऑफ मई आया है, तो उस साल का जो फर्स्ट सेशन है वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, द बजट सेशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो वैसे कायदे से देखा जाए तो स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट जो फर्स्ट सेशन के लिए होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 2024 में जो नया गवर्नमेंट बना है वो बना है मई में। अब ये लोग पहली बार कब बैठेंगे सेशन में, दे आर गोइंग टू सिट लेट्स से इन द मंथ ऑफ जून और अगस्त, ठीक है, अगस्त में बैठेंगे, सॉरी जून में नहीं, अगस्त में बैठेंगे। तो अगस्त होगा ना इस नए वाले लोकसभा का पहला सेशन, या नए वाले पार्लियामेंट का पहला सेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। इट इज नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। जनवरी फरवरी में जो पहला सेशन था उसको तो एड्रेस कर चुके हैं प्रेसिडेंट, बट अब ये जो नया सेशन बना है, नया लोकसभा आया है, इसके लिए पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, तो इसको भी एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इसका जो क्वेश्चन है ये 2020 में सीडीएस में आया है, ठीक है, सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ रिलेवेंट है, एग्जाम में सब कुछ आता है, ठीक है। सो डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली, क्योंकि मैंने ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये उसी बेसिस पे किए कि जो आते हैं, जो नहीं आते वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 77 था, नहीं आता, सो पढ़ के फायदा नहीं है, ठीक है। सो जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सबका सब रिलेवेंट है, आता है, पढ़ लेना अच्छे से, छोड़ना मत, इसमें शॉर्टकट मत मारना, इसमें शॉर्टकट मारोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्पेशल सेशन। तो एक हो गया 85
जिसके तहत ये कभी भी समन कर सकते हैं सेशन को, ठीक है, और 6 महीना नहीं बीतना चाहिए दो सेशन के बीच में, ठीक है। ही में ऑल्सो प्रोरॉग द सेशन, दैट इज वो रोक देंगे सेशन होने से, एंड ही ऑल्सो डिसॉल्व्स द हाउस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। ये है इंपॉर्टेंट ऑफ 85 में, ये इंपॉर्टेंट है। 86 में एड्रेस टू द हाउस, ठीक है। नाउ दिस एड्रेस कैन बी रिगार्डिंग अ बिल विच इज पेंडिंग और एनीथिंग एल्स, ठीक है, एड्रेस टू द हाउस। और 87 में इट इज अ स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच सेशन, ठीक है, ऑफ द ईयर, एंड ऑल्सो वेन एवर अ न्यू लोकसभा कम्स इन, उनका जो पहला सेशन होगा उसको। ये हो गया 85, 86, 87, ठीक है। नाउ 108, ठीक है, आर्टिकल 108, दिस इज जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस इन सर्टेन केसेस कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। जो भी जॉइंट सिटिंग होती है हमारे देश में, ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जॉइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा कमिंग टुगेदर, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा साथ में आ जाते हैं, लेकिन इनको बुलाते हैं प्रेसिडेंट। ये उन्हीं का पावर है जॉइंट सिटिंग बुलाने का। तो ये है आर्टिकल 108। अब 108 कौन से कंट्री से लिया गया, ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। दो चीजें चेक हो जाएंगी एक साथ, ठीक है ना। 108 क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। दूसरा कौन से कंट्री से है ये, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। वी हैव टेकन इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो दो चीजें एक साथ चेक कर लेंगे, बोलेंगे कि 108 आर्टिकल हमने कौन से कंट्री से लिया, ठीक है। सो इट इज रिलेटिंग टू जॉइंट सिटिंग। कौन बुला सकता है, प्रेसिडेंट बुला सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ग्रेट। नाउ आर्टिकल 110। Now, what is Article 110? Definition of money bills. Now, there are certain bills called as money bills, which is different from ordinary bills. ठीक है, ordinary bills can be related to citizenship, ठीक है, can be related to fundamental rights, can be related to DPSP. इन सबसे रिलेटेड जो भी होगा, इन सबको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। नाउ मनी बिल ये एक क्राइटेरिया में आता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसको बोलते हैं मनी बिल और दूसरे को बोलते हैं नॉन मनी बिल, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मनी बिल ओवर हियर। अब मनी बिल में क्या क्या आता है, जब मैं पार्लियामेंट आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि मनी बिल के अंडर में क्या क्या चीजें आती है। बहुत सारे क्लॉजेस है, तो यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। वैसे भी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मनी बिल के अंदर में क्या क्या आएंगे, उसके बहुत सारे क्लॉजेस है, ठीक है। सो यू नीड नॉट रिमेंबर दैट, बट अंडरस्टैंड कि मनी बिल जो है अब इसी बात है हमारे देश के फाइनेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये मनी बिल है। तो मनी बिल, पहली चीज तो ये समझो, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। कोई दूसरा ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वहां पे पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, वहां पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। या वाइस वर्सा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मतलब वहां पे कोई भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस हो चलता है, बट मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये स्पेशल पावर है लोकसभा का विद रिगार्ड्स टू मनी, ठीक है ना। तो लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर है। दूसरी चीज, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले द रिकमेंडेशन टू पास अ मनी बिल हैज टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। प्रेसिडेंट हैज टू रिकमेंड टू द लोकसभा कि आप लोग इस बिल को पास करो। हरी बात समझ में? मनी बिल का जो रिकमेंडेशन है ये प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, तब जाकर वो लोकसभा में पास होगा, फिर वो वापस राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा में पहले नहीं जाएगा, हमेशा सेकंड जाएगा। और राज्यसभा के लोगों ने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। राज्यसभा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, उधर पास होना ही है। अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग, ठीक है। राज्यसभा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है, वो मेन पावर इससे रिलेटेड सारा लोकसभा के पास है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट गोज टू द प्रेसिडेंट टू साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 इज, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लोकसभा में कोई बिल पास हो गई तो फिर क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में बिल क्या हो गई, पास हो गई, फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट, ही हैज थ्री थिंग्स, थ्री चीजें वो कर सकता है। पहला, या तो वो हाँ कर दे, दूसरा वो तो ना कर दे, तीसरा वो वापस से हाउस को भेजे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज गिविंग एसेंट।
This is called as withholding assent. And this is called as send to reconsider. तीन चीजें होती है इसके हाथ में. किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में. और ये तीन चीजें उसको कौन से हिस्से मिलती है? आर्टिकल 111 से. आर्टिकल 111 is related to giving assent to the bill. ठीक है? When a bill has been passed by houses of parliament, it shall be presented to the president. उसके बाद ये तीन चीजें कर सकता है. ठीक है? He can give his assent to the bill presented, he can withhold his assent or return the bill for reconsideration. Now, please remember this, very very important. He cannot send a money bill for reconsideration. मनी बिल को जनरली इसी ने रिकमेंड करके वहां पे पास करवाया था ना. इट वाज पास्ड बिकॉज ऑफ हिज ओन रिकमेंडेशन. तो ये फिर से क्यों रिकंसिडर करने को भेजेगा? आ रही बात समझ में? तो ये जो थर्ड वाला पावर है रिकंसिडरेशन के लिए हाउस में भेजना, ये जो है ये मनी बिल के तहत नहीं होगा. ऑर्डिनरी बिल या कोई दूसरा बिल होगा, ही कैन सेंड फॉर रिकंसिडरेशन बट नॉट फॉर मनी बिल, बिकॉज ये उसी के रिकमेंडेशन से हुआ है. एंड जनरली ये पास ही कर देता है. विथहोल्ड करने का ऑप्शन है उसके पास. he has the option of withholding his assent also, but generally अभी तक जो देखा गया है, because he is the one who is recommending it, that is why generally ये assent दे देता है for a money bill. मनी बिल को जनरली वो कभी रोकता नहीं है. ठीक है? बिकॉज उसी के रिकमेंडेशन से आया है. क्लियर है? 110 and 11. 110 111 क्लियर? ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना इसको. एक बार इसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, ठीक है, एक बार उसने बोला कि यार इसको रिकंसिडर कर लो, तो पार्लियामेंट क्या करेगा? उसको दोबारा देखेगा. बट वो लोग बाध्य नहीं है उसमें कोई भी चेंज करने के लिए. दे कैन अगेन पास द सेम बिल एंड रिटर्न इट टू द प्रेसिडेंट. कि हमें कोई दिक्कत नहीं लगी उसमें. आपने जो भी बोला हमने देखा, आपका काम था बोलना, हमने देखा, लेकिन हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं लगा. हमें लगा कि सब बराबर है. दोनों हाउस में दोबारा पास हो गया और वो चला गया फिर से प्रेसिडेंट के पास. नाउ प्रेसिडेंट डज नॉट हैव anything else to do, he has to give his assent to it now. अभी उसको assent देना ही पड़ेगा. ठीक है? ये आर्टिकल 40, ये अमेंडमेंट 44 से हुआ था, हमने कल देखा था, है ना? कल हमने आर्टिकल 74 में देखा था ना कि बाय आर्टिकल ये अमेंडमेंट 44 इट वाज मेड कंपलसरी फॉर हिम टू गिव द असेंट इफ इट इज कमिंग आफ्टर रिकंसिडरेशन. तो ये आर्टिकल 74 में जो हमने देखा था वो यहाँ पे भी है. ठीक है ना? नाउ अमेंडमेंट 24 के तहत, ठीक है, 24th अमेंडमेंट के तहत इट इज कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं मैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए उसको कंपलसरी अपना वो देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, अप्रूवल देना पड़ता है. ही कैन नॉट रिजेक्ट, ही कैन नॉट रिकंसिडर. ठीक है ना? ही हैज टू गिव हिज असेंट अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट के तहत इट इज कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट. क्लियर है? क्लियर है? ओके, ग्रेट. आर्टिकल 123, प्लीज रिमेंबर दिस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है? ऑर्डिनेंस 123. अब ऑर्डिनेंस है क्या? Now, right now, I talked about the parliamentary sessions that take place 3 times in a month, year. पहला वाला थोड़ा लंबा, फिर 1 महीने का रिसेस पीरियड, फिर थोड़ा सा 3 महीने का, और लास्ट वाला 2 महीने का. ठीक है? दिस इज हाउ द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज. नाउ यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, राइट? देयर आर 2 गैप्स. दिस इज कॉल्ड एज रिसेस. क्या कहते हैं इसको? रिसेस कहते हैं. ठीक है ना? तो अब मान लो कि जो भी महीना है ये रिसेस वाला, उस महीने में कुछ ऐसा हो गया कि प्रेसिडेंट को अब ऐसा कोई एक इमरजेंसी डिसीजन सुनाना ही पड़ेगा. देयर इज अ 100% नीड टू चेंज अ लॉ. ठीक है? बिकॉज देयर इज अ इमरजेंसी इन द कंट्री, बट द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट देयर इन द सेशन, और ईदर ऑफ देम इज नॉट देयर इन द सेशन. क्योंकि नॉर्मली रूल क्या है? लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर ही तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. तो अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया, कोई किसी का भी रिसर्च चल रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वी कैन नॉट फॉलो द रेगुलर प्रोसेस. एक में पास होने के बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता है ना? तो इन दिस केस, इन ऑर्डर टू मेक अ टेम्पररी लॉ, द पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
123 कि ही कैन पास एन ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस तब वो पास करेंगे जब ईदर ऑफ द हाउस या बोथ ऑफ द हाउस आर नॉट देयर इन सेशन एंड दे आर हैविंग सम रिसेस, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सेव द कंट्री, ऐसा ना हो जाए कि वो लोग नहीं है इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि टेम्पररी लॉ बनाया जाए, इसलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपा है। नाउ बिकॉज ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी थिंग, हेंस इट्स वैलिडिटी इज ओनली 6 months। जिस दिन से ऑर्डिनेंस लागू हुआ है 6 महीने तक ही उस लॉ की वैलिडिटी होगी। ये 6 महीना क्यों? बिकॉज अभी हमने देखा ना कि 2 सेशन के बीच में द मैक्सिमम गैप कैन बी 6 months और लेस। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कोविड आ जाए, है ना, ओमिक्रॉन आ जाए, कुछ भी हो जाए, 6 महीने से ऊपर तो गैप नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो 6 महीने के अंदर तो ये सेशन में आ ही जाएंगे, तो आ जाएंगे, तो इसीलिए इसका वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने के अंदर अंदर एज सुन एज द session gets over, they are coming to the parliament again, they can frame it as a permanent law, इसीलिए इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। हाउएवर, मान लेते हैं कि ये 6 महीने के लिए एक ही दिन बचा हुआ है, जस्ट 1 day इज लेफ्ट, जिस दिन ये लोग पार्लियामेंट सेशन में आए हैं, लोकसभा आया है, राज्यसभा भी आया है। अब एक दिन में सब कुछ थोड़ी हो सकता है, एक दिन में लॉ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं यार थोड़ा तो टाइम दो, एक ही दिन बचा है, 6 महीने खत्म हो जाएगा, कल से ये लॉ खत्म। नाउ वी वांट टू मेक इट एज अ परमानेंट लॉ, बट एक दिन का समय काफी नहीं है, वी वांट अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सेशन में बैठने के बाद, थोड़ा सा टाइम चाहिए कि ऑर्डिनेंस के ऊपर हमें विचार करना है कि इसको परमानेंट बनाया जाए कि नहीं, दे आर गेटिंग 6 weeks एक्स्ट्रा, ठीक है। दे आर गेटिंग हाउ मच? 6 weeks। 6 weeks एक्चुअल में आप देखोगे तो 1.5 महीना होता है ना, 1.5 months हो जाएगा। एक महीने में 4 week होते हैं, तो 6 weeks का मतलब 1.5 months और एक्स्ट्रा मिलता है। अब इसके बीच में लोग डिसाइड करेंगे कि इसका हमें क्या करना है, परमानेंट लॉ बनाना है या खारिज कर देना है। सो नाउ 2 types of questions can come कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, तो दैट शुड बी 6 months, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द टोटल वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस, दैट शुड बी 6 months 6 weeks। sometimes it also might come in this form 7.5 months, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 महीना है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ओरिजिनल जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसका वैलिडिटी 6 months ही है। 6 महीने के बाद पहले ही दिन पे दोनों लोकसभा राज्यसभा ये कह सकते कि नहीं नहीं इसको बनाना ही नहीं है, हमें काई का डिस्कशन करें। हमारी बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन से कि हमें इसको परमानेंट बनाना ही नहीं है, 100% क्रिस्टल क्लियर है, हमें इसको खत्म कर देना है, तो तब वो 6 weeks ले ही नहीं रहा ना। इन दैट केस व्हाट इज द वैलिडिटी? 6 months। बट इन केस दे वांट टू थिंक ओवर इट आफ्टर दे रीअसेंबल, ठीक है, तो दे कैन टेक मैक्सिमम 6 weeks ऑफ मोर टाइम। सो इन दैट केस द ऑल इन ऑल टोटल वैलिडिटी जो है वो 7.5 months की होगी, बट एक ऑर्डिनेंस की एक जनरल वैलिडिटी 6 months ही होती है। क्लियर है ये चीज, डिफरेंस? तो क्वेश्चन को पढ़कर समझना जरूरी है यहाँ पे क्या पूछा है। क्लियर है क्या? ओके, सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during recess of parliament, पार्लियामेंट में रिसेस चल रहा है, so he can pass some temporary laws, ठीक है, टेम्पररी लॉज वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ सच लॉ इज 6 months, ठीक है ना। द ऑर्डिनेंस में बी कन्वर्टेड टू परमानेंट लॉ इफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास इट आफ्टर द रीअसेंबल, ठीक है। आफ्टर द हाउस रीअसेंबल द हाउस कैन गेट अ 6 weeks पीरियड टू डिसाइड ऑन मेकिंग द ऑर्डिनेंसेस परमानेंट, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कितने आर्टिकल्स है इसमें? 85, 86, 87, देन 108, 110, 111, 123, यहाँ तक है हमारे लेजिस्लेटिव पावर। नाउ वी आर हैविंग जुडिशियल पावर। व्हाट इज जुडिशियल पावर? जुडिशियल पावर का मतलब होता है रिलेटेड टू कानून, ठीक है, कानून से रिलेटेड। नाउ पार्ट 5 में the last set of articles that you are going to see, नहीं last नहीं, second last, that is for supreme court. supreme court is 124 से लेकर 147,
ठीक है ना। 124 से लेकर 147 तक यू विल फाइंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे किस में आ गया, जुडिशियरी में आ गया, तो इसीलिए आपको 124 143 इसी के अंदर दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसमें आ गया। सो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पहला तो 124, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस को और बाकी सारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, सारे जजेस, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के 124 के तहत, ठीक है। देन आर्टिकल 143, नाउ व्हाट इज 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि यार ये लॉ वैलिड है कि इनवैलिड है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो प्रेसिडेंट तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि प्रेसिडेंट शुड बी अ पॉलिटिशियन और ही शुड बी वेरी ग्रेटली लर्नड पर्सन, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। प्रेसिडेंट बस बन जाता है ऐसे ही। तो अब उसको कानून के बारे में उतना अच्छा पता नहीं होता, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है। इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन ही वांट टू कंसल्ट समवन जिसके पास अच्छा नॉलेज हो। तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छा नॉलेज कानून के बारे में किसको होगा, तो ही कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इफ ही इज इन कंफ्यूजन टू मेक सम डिसीजंस रिलेटेड टू लॉ। लॉ से कोई डिसीजन उनको बनाना है बट वो कंफ्यूज्ड है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, ही कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर However, it is not mandatory to abide by the advice given by the Supreme Court. It is not mandatory. ठीक है, the advice given by Supreme Court is not binding on the president. President उसके बाद भी अपना मनचाहा काम कर सकता है। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते तो हो सर कि कैसे पढ़े, मैं पूरा बता देता हूँ, इतने बजे उठो, इतने इतने घंटे पढ़ो, ये करना है वो करना है, तो आप एडवाइस तो ले लेते हो, इज इट बाइंडिंग? क्या सर मजाक मत करो सर, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं करते सर, तो वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली वो अपनी मनमर्जी करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट, सेम वही है। नाउ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, यस, अच्छा करते हैं सर, वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 टाइप के ज्यूरिडिक्शंस होते हैं। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, एक होता है एपिएटेलेट ज्यूरिडिक्शन, और एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन अभी मैंने बता दिया 143 के तहत कि ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एपिटेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, आपने ऐसा सुना होगा ना कि कोई भी केस आप फाइल करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, पहले सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी आपको वर्डिक्ट सुनाया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो देन यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको फैसला मिला, तो आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू अपीयर अप्लाइड फॉर और यू अपील्ड इन द हायर कोर्ट, लेट्स से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गए, वहां पे ही फैसला हुआ, आप वहां पे भी सहमत नहीं थे, आपको लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, सो देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुना है ऐसा हो सकता है? देयर आर सर्टेन केसेस इन विच यू गो इन दिस वे, छोटे कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक, दिस इज कॉल्ड एज एपिटेलेट ज्यूरिडिक्शन। यू कीप अपीलिंग फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो फॉर दिस देयर आर सर्टेन केसेस लाइक सिविल केसेस, ठीक है, देयर आर सर्टेन केसेस लाइक क्या बोलते हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक है, जिसमें आपको ये प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सेशन कोर्ट, ठीक है, ये सेशन है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन फाइनली द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आप कहीं और नहीं अपील कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं अपील कर रहे हो ना एक एक लेवल पे, इसलिए इसको बोलते हैं एपिटेलेट ज्यूरिडिक्शन। If any person is dissatisfied with the judgment he has got in the lower courts, he can appear or appeal in the higher court or the highest court, that is Supreme Court. ठीक है, this is called as appellate jurisdiction. Now there is something called as original jurisdiction. Original jurisdictions का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकता है और कोई दूसरा कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड देयर स्कोप। जैसे मैं आपको उस दिन बताया था एग्जाम्पल, दो स्टेट के बीच में कोई फाइट है, ठीक है, लेट्स से कि एक कर्नाटका है और दूसरे तरफ जो है मान लो तमिलनाडु है। इन दोनों कोर्ट के बीच में, मतलब दोनों स्टेट के बीच में कुछ कुछ विवाद है, लेट्स से कावेरी रिवर, ठीक है ना, कावेरी रिवर का इशू है। तो अब कावेरी रिवर का इशू है, अब कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है, ये ऑब्वियसली बात है, ये हमेशा कर्नाटका के फेवर में रूलिंग देगा। उसी तरह तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट होगा,
तो ऑब्वियसली बात है ही इज ऑल्सो गोइंग टू गिव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ तमिलनाडु। तो देर मतलब करेगा कि नहीं करेगा मतलब ऑप्शन है, बट चांसेस है ना कि वो अपने स्टेट को ही डिफेंड करे, तो ऐसा करने ही नहीं देंगे हम लोग, विल नॉट गिव दिस स्कोप। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, और स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, दोनों तरफ काफी सारे स्टेट्स है, स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, और स्टेट वर्सेस सेंटर, और स्टेट्स वर्सेस सेंटर, और स्टेट्स वर्सेस सेंटर प्लस स्टेट्स, कुछ स्टेट्स सेंटर को भी सपोर्ट करने लग गए, इन सारे कंडीशंस में ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है, एनडीए में भी सीडीएस में भी, ये 3 टाइप के ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ओके, देन 152 से आपका स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट होता है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 152। तो उसके बाद गवर्नर आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, ये सब आता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 which is relating to high court, according to article 217 which is relating to high court, the chief justice and the judges of high court are also appointed by the president. Now this question came in FCAT लास्ट ईयर वाला फेब का पेपर, FCAT 1 2021, ये वाला पेपर मैंने भी दिया था, ठीक है? तो ये वाले पेपर में ये वाला सीधा क्वेश्चन आया था कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन थे प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे, ठीक है ना? सो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट का गवर्नर, लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, ये नहीं है ऐसा, ठीक है? तो हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। हाउएवर देयर इज अ क्लॉज। क्या क्लॉज है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220, ठीक है, इट इज द राइट ऑफ गवर्नर टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इट इज द राइट ऑफ द गवर्नर टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू हायर और अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ता है। ये अच्छा 220 है, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है, दिस शुड बी 220, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220 इट इज द राइट ऑफ द गवर्नर टू बी, रिकमेंडेशन पे नहीं, कंसल्ट है, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस, ठीक है। सो ये जो 217 है, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन of CJI, Chief Justice of India, and on 220 के हिसाब से on consultation with the governor of the particular state। क्लियर है यहाँ तक? Okay, then the last article related to president, there is a finance commission। अच्छा लास्ट नहीं है, ठीक है, इसके बाद कुछ और भी है, इमरजेंसी पावर्स है, आर्टिकल 280, ठीक है, दिस इज आर्टिकल 280 रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वैसे, ठीक है। देखो, सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कभार पैसे की लेन देन होती है ना, जैसे मान लो कि कोई डिजास्टर हो गया, मान लो सुनामी आ गया, या मान लेते कि साइक्लोन आ गया, उस केस में आपने सुना होगा कि सेंटर स्टेट को कुछ फंड्स देता है, या नॉर्मली भी हर 5 साल में स्टेट के कल्याण के लिए सेंटर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं कि ये लो, ये आपके स्टेट के लिए उन्नति के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। तो ये सेंटर स्टेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल, ये सब फाइनेंस कमीशन देखता है, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में लिखा गया था कि द प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से 2 साल के अंदर अंदर वो पहली बार अपना फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। उस टाइम पे उतना क्लियरिटी नहीं था, उस टाइम पे लगा था कि थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए बोला था विद इन 2 years बनाएंगे, ठीक है, बन तो जल्दी गया था वो वैसे, ठीक है। सो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2 साल में आपको बनाना है पहला, एंड आफ्टर दैट एवरी 5th year, मतलब फाइनेंस कमीशन कितने साल चलता है, 5 साल चलता है, एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
तो फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, एक होता है चेयरमैन, ठीक है, और इसके अंडर में 4 लोग होते हैं। तो टोटल 5 लोगों की कमेटी होती है फाइनेंस कमीशन की। और ये क्या करते हैं, इट गाइड्स द सेंटर इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप इन मैटर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। सो इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president himself, ठीक है। तो ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2 साल में बनना चाहिए था, 2 साल में बना। उसके बाद से हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन चेंज होता रहता है। क्लियर है, कोई डाउट? ये आर्टिकल 280, ठीक है, दिस इज आर्टिकल 280। इसका रोल सेंटर स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट पैसे के लेन देन के लिए। ना इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी तो हमें पता ही है, ठीक है। सो नेशनल इमरजेंसी होता है, एक प्रेसिडेंट्स रूल होता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। 3 टाइप की इमरजेंसीज होती है। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356, और एक है आर्टिकल 360। सो दिस आर द 3 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 352 कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट में अप्लाई नेशनल इमरजेंसी इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज थ्रेटेंड वेदर बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, या आर्म रिबेलियन से। पहले, ठीक है, बिफोर 44th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे इंटरनल इश्यूज भी थी। ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा है ना, यहाँ पे पहले इंटरनल इश्यूज भी था, जिसका गलत फायदा उठाकर 1975 से लेकर 1977 2 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के सरकार ने। तब यहाँ पे इंटरनल वो था। इसको 44th अमेंडमेंट में किया गया कि नेशनल इमरजेंसी कोई भी इंटरनल चीजों के लिए नहीं लगाएंगे। इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। और अगर इंडिया के अंदर इंटरनल है तो इट शुड बी आर्म रिबेलियन। जैसे माओवादी लोग करते रहते हैं ना कुछ बड़े स्तर पे कुछ करेंगे तो उसको हम लोग आर्म रिबेलियन बोलेंगे, उस केस में लगा सकते हैं, ठीक है ना। नथिंग फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल फेलियर था, गवर्नमेंट अच्छे से बन नहीं रही थी, लोग पसंद नहीं कर रहे थे इंदिरा गांधी के सरकार को, ऑल दोस थिंग्स, इंटरनल पॉलिटिक्स वाज गोइंग ऑन। तो इसका फायदा उठाकर क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को कहा कि आप लगा दो नेशनल इमरजेंसी। तो 1977 से 1975 से 77 तक 2 साल के लिए सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन लिए गए। जिसको मर्जी उठाकर वैन में डालकर नसबंदी करवा देते, जिसको जिसके ऊपर भी शक होता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाते तो ये सब नहीं कर सकते ना, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 20 के तहत किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो क्या ऐसे उठाकर? आर्टिकल 22 के तहत बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सर्च वारंट के या किसी अरेस्ट वारंट के किसी को ऊपर जेल में डाल सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसा कुछ हो रहा था 75 से लेकर 77 के बीच में, इसीलिए अमेंडमेंट्स लाए गए। और अभी ऐसा कर दिया गया है कि it can be in a condition of war, it can be applied in a condition of external aggression or an armed rebellion only, not for any kind of internal things, ठीक है। now fundamental rights are suspended during national emergency except for 20 and 21। आपके जीने के अधिकार को, लिविंग विद डिग्निटी को कोई नहीं छीन सकता, और आर्टिकल 20 के हिसाब से आपको कोई डिटेन भी नहीं कर सकता फालतू में, उठाकर जेल में डाल दिया ऐसी शक हो रहा था तुम पे, ठीक है। सो आर्टिकल 20 डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड लिव विद डिग्निटी, ये दोनों आपका कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में भी छीना जा सकता है। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड फॉर इंटरनल प्रॉब्लम्स। आर्टिकल 19 छीना जा सकता है ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनल थिंग्स। बट 20 एंड 21 तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, 2021 कभी नहीं छीना जा सकता। ये आपके परमानेंट फंडामेंटल राइट्स है। 19 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन में छीना जाएगा। क्यों? क्यों बहुत जरूरी है, वरना आपको ये 26/11 तो याद ही होगा, है ना। 26/11 में क्या हो रहा था? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस यूज करके वो लोग सारा का सारा लोकेशन दिखा रहे थे। ये देखिए, ये आज तक की एक्सक्लूसिव कवरेज, ये आए हमारे एनएसजी के सिपाही, ये लोग इस जगह से एंटर कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा मिल रहा था वहां पे टेररिस्ट को। तो इसीलिए ये इसको छीनना जरूरी है एक्सटर्नल एग्रेशन में, वरना वो बरखा दत्त पहुंच जाएगी वहां पे, कारगिल में जैसे पहुंच गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस कारगिल इमरजेंसी व्हाट हैपेंड इज दिस बरखा दत्त, देयर इज अ, क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट,
शी वाज शोइंग लाइव फुटेज कि इंडियन आर्मी कितने सोल्जर्स भेज रही है, धनुष गन से कैसे हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज शोन, लाइव कवरेज। तो पाकिस्तान के तो मजे हो रहे थे उधर, उनको घर बैठे अपना अपना सारा का सारा दिख रहा था कि इंडिया में क्या चल रहा है। सो इसीलिए इसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वो लोग इंडिया का। सो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और मतलब कोई ये ना बोले ना कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन, ऐसे फालतू में जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसने कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सभी ने एक एक करके लेटर लिखा कि भाई आपको नेशनल इमरजेंसी करनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कर पाएगा। ये 44 अमेंडमेंट 1978 में किया हुआ, ठीक है ना। 77 तक तो इमरजेंसी चली थी, 78 में इसको किया गया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ये किस जगह पे किया जाता है? कोई स्टेट अगर सही से गवर्नमेंट नहीं चला पाया, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट, इंटरनल गवर्नमेंट फेलियर होता है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट का वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंटशिप अपने हाथ में ले सकता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल। इफ यू रिमेंबर इन 2019 महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, क्योंकि शिवसेना बोल रहा था कि हमें 2.5 साल अब वो बनना है, क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है, 2.5 साल बीजेपी का बनेगा, और ये दोनों बांध नहीं रहे थे। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि कुछ समय तक ये महाविकास अघाड़ी की भी बात नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, तो कुछ समय तक हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं था। जब तक गवर्नमेंट नहीं था तो प्रेसिडेंट रूल चला था 2019 में, बिफोर दिस महाविकास अघाड़ी केम अप, ठीक है ना। तो ये वो है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन एनी स्टेट, इन दैट टाइम प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर। अब प्रेसिडेंट टेक ओवर करने के बाद क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट टेक ओवर करने के बाद या तो खुद अपने तरफ से चला सकता है पूरे स्टेट को, ऑप्शन 1, या तो वो वहां के गवर्नर को सारा पावर दे सकता है, ठीक है। ही कैन गिव ऑल द पावर ऑफ दैट स्टेट टू द गवर्नर, तो गवर्नर ही वहां का भी चीफ मिनिस्टर जैसा बन जाता है, ठीक है, जो हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने किया था, ठीक है ना। थर्ड, वो क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिन चीजों के ऊपर लॉज बन सकती है, उन सबको लेकर वो पार्लियामेंट के सौंप देंगे कि द स्टेट लेजिस्लेचर इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी लॉ, तो यू टेक दिस, पार्लियामेंट को दे देंगे, एंड पार्लियामेंट विल मेक द लॉज ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये 3 चीजें हो सकती है। प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेंगे सारा कारोबार, गवर्नर के थ्रू करवाएंगे, और सारा का सारा जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो सब प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट को दे देंगे। All these things can be done according to Article 356. Clear है? Okay. Now Article 360 is provision for financial emergency. ठीक है, Article 360 is provisions for financial emergency. If the president is satisfied a situation has arisen where financial stability or credit of India. Now if you remember, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको concept of money समझाया था। उस concept of money से हमारा सारा का सारा पैसा किधर है? IMF के पास है, ठीक है ना, मतलब वहां पे हमारा गोल्ड है। उन लोगों ने हमें 80% टोकन मनी दे रखी है, वो टोकन मनी हमने पूरा खर्च कर दिया है। 20% का लोन लिया था, वो भी खर्च हो चुका है। हम लोग अब क्या है, हम लोग एक बैंक करप्ट होने के कगार पे खड़े हुए हैं। इस केस में इसको बोलते हैं क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन वरी, ठीक है। अब हम लोग बैंक करप्सी के एकदम कगार पे है। इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, टेल मी द कंट्री जो कि अभी बैंक करप्ट होने वाला है। यस, श्रीलंका। श्रीलंका अभी बैंक करप्सी के कगार पे खड़ा हुआ है। अगर ऐसा होगा, मैप से गायब हो जाएंगे ये, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो होने नहीं देगा वैसे कोई कंट्री, तो क्योंकि अब पैसे ही नहीं है ना, उन लोगों का जितना भी टोकन मनी था सब यूज हो गया। उन्होंने 20% लोन लिया था, वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो होगा क्या? अभी कोई कंट्री अगर उनको हेल्प करेगा कि चलो तुम्हारे बदले में हम कुछ कर देते हैं, तो बच जाएंगे। अदरवाइज अगर कोई कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाती है तो गायब हो जाती है, ठीक है। सो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत खतरनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए कभी किसी भी देश में। अब वो कंट्री नहीं रहा ना, अब जिसके पास पैसे ही नहीं हो क्या करेगा? द कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग। पैसे नहीं है का मतलब समझ रहे हो? देश में किसी के पास जेब में पैसा नहीं है, अरे रीनेम नहीं, वो फिर कोई एक्वायर कर लेगा कुछ तो होगा, तो आज तक कभी हुआ नहीं है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन।
ठीक है। और इंडिया ने आज तक कभी आर्टिकल 360 नहीं लगाया है। इट हैज नेवर बीन अप्लाइड सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दुआ करो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे भी ना कभी। ठीक है, इसका मतलब श्रीलंका की तरह हालत ना हो हमारी कभी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी वेयर द क्रेडिट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एट स्टेक। अगर वो थ्रेटन हो गया तो प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाओ कि लग चुकी है देश की। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सो ऑल दिस आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तक अब हमने खत्म कर दिया। जितने आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं याद कर लेना आप सैटरडे संडे में। कल परसों आप लोगों का मैथ्स रहेगा सिर्फ। ठीक है, देन दिस आर द शेड्यूल्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। एंड दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दैट शेड्यूल। सो आई एम सेंडिंग यू दिस पीडीएफ। सो दिस 2 days, सैटरडे एंड संडे, प्लीज गो थ्रू दिस एंड पूरा याद कर लो। हो जाएगा ना? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। सी यू। जय हिंद।